राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आज बहुत दिनों बाद स्लो ज़िंदगी के लिए वीडियो बना रहे हैं। असल में पीछे लगभग 15 दिन तो महाराष्ट्र की यात्रा पे रहे, चुनाव में बिजी रहे, इसलिए स्लो ज़िंदगी का कार्यक्रम छूट गया था। तो ये वीडियो मैं इस वक्त अपने गांव में बैठ के बना रहा हूं, खड़ा होके। और आज आपको गांव की क्या ज़िंदगी होती है और प्रकृति के बीच में पेड़ के नीचे बैठ के काम करना कितना मज़ेदार होता है, इसकी एक झलक दिखलाऊंगा। ये पीछे आप जो पेड़ देख रहे हैं ना, ये पकड़ी का पेड़ है। ये देखिए, और ये चिड़ियों की आवाज़ आप सुन रहे होंगे, इनकी चहचहाहट। आज अपने ये मेरे घर का कैंपस है, कंपाउंड है। ये देख रहे, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक तालाब है और ये तालाब के किनारे ये पकड़ी का पेड़ है। आज मैं इस पेड़ की कहानी आपको सुनाऊंगा और पशु पक्षी नेचर में कैसे रहते हैं, ये आज का वीडियो इसी पे केंद्रित होगा। तो आइए आपको पहले मैं पूरा एरिया दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, ये पकड़ी का पेड़ है, पाकड़ जिसको बोलते हैं। और ये देखिए, अब आम तौर पे आप देख रहे होंगे कि इस पेड़ की बहुत ज़्यादा घनी छाया नहीं है, इसमें इतना ज़्यादा रोशनी आ रही है, ये स्पेस है। जबकि आमतौर पर पकड़ी का जो पेड़ होता है ना, वो बहुत घना होता है, परंतु ये पेड़ इतना घना नहीं है। इसका क्या कारण है, मैं भी आपको आगे चल के बताता हूँ। तो ये देखिए, ये तालाब है और जो ये पक्षी होते हैं ना, ये मार्शी लैंड, जो दलदली ज़मीन होती है या जहाँ बहुत सारा पानी होता है, वहाँ बहुत सुख से रहते हैं। उसका कारण ये है कि ये जो पक्षी होते हैं ना हमारे, ये ज़्यादातर कीड़े मकोड़े खाते हैं और दलदली ज़मीन में कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा पक्षियों को रहने के लिए झुरमुट चाहिए होता है, ऐसा झुरमुट जहां अन्य प्रेडेटर्स आसानी से प्रवेश न कर सके, उनके अंडे बच्चे सुरक्षित रहे। तो ये आप देख रहे हैं, ये इतनी घनी बंसवार बोलते हैं इसको हमारे यहाँ, बांस। ये देख रहे हैं आप, बांस, इतना घना बांस है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं घुस सकता। तो ये जो घने बंसवार इत्यादि जो झाड़ियाँ होती हैं, इनमें ही पशु पक्षी बहुत सारे अपना घोंसला बनाते हैं। अच्छा, ये देखिए, अब ये नेचुरल लताएं हैं जो कि इस बरसात के मौसम में उगाती हैं। अब ये इतनी घनी होती हैं, आप कैन यू इमेजिन, इन लताओं के बीच में हज़ारों पक्षी। उसके सामने देखिए, एक और बंसवार है। ये देखिए, एक और बंसवार है। उसके अलावा आप ये देख रहे हैं, इतने सारे पेड़ हैं। ये देखिए, इधर भी पेड़ हैं। तो ये देखिए, इन पेड़ों पे हज़ारों पक्षी सारा दिन चहचहाते रहते हैं। ये देखिए, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये अभी देखिए, इस बंसवार के अंदर देखिए, आपकी निगाह भी नहीं जाएगी, ये इतनी घनी है। और इस बंसवार, ये देखिए, यहाँ से देखिए, ये देखिए, इस बंसवार के अंदर हज़ारों पक्षी जो है अपना घोंसला बनाते हैं। अब ये ऊपर देखिए, हैं, तो जितनी घनी ये वनस्पतियां होंगी,
पक्षियों के लिए उतनी ही ये सुरक्षित निरापद जगह होती है जहाँ वो अपने अंडे देती हैं, अपने बच्चे सुरक्षित पाल लेती हैं। और अब आप इनकी चहचहाहट सुन सकते हैं। यहाँ हज़ारों किस्म के अलग अलग जो हैं पक्षी रहते हैं हमारे घर में। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको इस पेड़ की, ये जो पकड़ी का पेड़ है, ये देखिए, इसकी कहानी सुनाऊंगा आज। ये देखिए, ये हमने लगाया नहीं था। इस तालाब के किनारे ये नेचुरली अपने आप ही ये जम गया। और हमने तो जब ये ठीक ठाक बड़ा हो गया था, करीब 2-4 फुट का जब हो चुका था, तब पहली बार इसको नोटिस किया। तो इस पेड़ की कहानी ये है कि ये काफ़ी घना था, पहले बहुत घना था, बहुत बड़ा पेड़ था। और आज से करीब 5-7 साल, 8 साल पुरानी बात है। मैं एक दिन यहीं बैठ के कुछ अपने पढ़ रहा था कोई किताब, तो मैंने महसूस किया कि इस पेड़ के नीचे पत्ते गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा यार, ये इतने पत्ते क्यों गिर रहे हैं इस पेड़ के? ये तो पतझड़ का सीज़न नहीं है, पतझड़ में तो पूरा पेड़ खाली हो जाता है, तो पतझड़ में यहाँ बहुत पत्ते होते हैं, तो वो मतलब आज समझ में आती है। पर मैंने कहा ये तो सीज़न नहीं है, आखिर इस सीज़न में इतने पत्ते क्यों गिर रहे हैं इस पेड़ से? पहले दिन ऐसे ही मैंने नोटिस किया, पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन फिर देखा, बहुत ज़्यादा पत्ते थे। 2-3 दिन तक जब नोट किया, तो फिर मैंने जब ऊपर ध्यान से इस पेड़ को देखा, तो मुझे लगा यार, ये तो पेड़ मुरझा रहा है और ये सारे पत्ते झड़ रहे हैं इसके। फिर मुझे ध्यान आया, मैंने अपने बड़े ब्रदर से पूछा, तो फिर हमने ध्यान दिया कि करीब 5-6 दिन पहले बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और अचानक हमें ऐसा लगा था कि बहुत तेज बिजली कड़की है। फिर हमने रियलाइज़ किया कि उस दिन जो बिजली गिरी थी वो इस पेड़ पे ही गिरी थी। और जब हमने नोटिस किया, तो ये जो पेड़ का जो तना आप देख रहे हैं ना, ये आधा, ये वाली पूरी डालें जो हैं, ये वाली, ये देखिए, ये जो डालें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली डाल, ये वाला पोर्शन, इसकी सारी पत्तियां झड़ गई और ये आधा पेड़ सूखने लग गया। तब हमने रियलाइज़ किया कि ओहो हो, ये पेड़ तो, इस पे तो बिजली गिर गई, अब ये सूख जाएगा। और जो इसकी 2 मोटी मोटी उधर वाली डालें थी वो सूख गई धीरे धीरे। करीब 15-20 दिनों में वो पूरे के पूरे पत्ते झड़ गए उसके, और वो सूख गया। हम वॉच करते रहे, 2 डालियां मोटी मोटी वो एकदम सूख के एकदम ठठरी हो गई। आधा पेड़ हरा था, आधा मर चुका था, आधा तना भी लगभग मर चुका था। और करीब 6 महीने ये सिलसिला चलता रहा। 6 महीने बाद पेड़ पूरी तरह सूख चुका था। खैर, हमने कहा भाई प्रकृति है, ठीक है। पर अब पेड़ के जीवित रहने का संघर्ष शुरू हुआ, और वो संघर्ष मैंने लगातार 3-4-5 साल तक अपनी आंख से देखा। प्रकृति से इस पेड़ की लड़ाई शुरू हुई जीवित रहने की। प्रकृति इसे मारना चाहती थी, पर यह किसी भी कीमत पे हार मानने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे उस आधे पेड़ से ये सरवाइव करता रहा। आधा पेड़ था, आधा तो मर चुका था। फिर धीरे धीरे कई साल बाद हमने ये देखा उसमें कि इस साइड भी कुछ नई कोपलें फूट रही हैं, नई डालियां पैदा हुई। और अब आप देखेंगे तो ये इसकी कैनोपी काफ़ी हद तक कंप्लीट हुई है। अब ये पूरी जैसे छतरी नुमा जो इसकी कैनोपी होती है ना, वो अब इसकी कंप्लीट हो गई है।
जब ये पेड़ पूरी तरह स्वस्थ होता है तो इसकी छाया इतनी घनी होती है कि आपको 1 स्क्वायर इंच भी धूप इस पेड़ के नीचे नहीं मिलेगी। इतनी घनी छाया वाला, और ये सबसे घनी छाया देने वाला सबसे शीतल पेड़ माना जाता है। इसका जो सबसे बड़ा गुण है, ये बहुत ज़्यादा शीतलता हवा में छोड़ता है, और इस चीज़ को हम लोग महसूस करते हैं गर्मियों के दिनों में, स्पेशली मई जून में जब हम कभी बाहर से आते हैं। तो बाहर से जब हम आते हैं तो एकदम तप रहा होता है सब कुछ, पर जैसे ही गाड़ी आती है यहाँ, जब हम बाइक खड़ी करते हैं तो अचानक ऐसा फील होता है मैं तो हमेशा, मेरा तो जीवन बीत गया इस पेड़ के नीचे। अचानक ऐसा फील होता है जैसे कि हम एसी में आ गए। अच्छा, इस पेड़ का सबसे बड़ा एक फ़ायदा जो मुझे समझ में आता है कि ये देखिए, ये ना हमारे घर को ये इस तरीके से इसने एक तरफ पूरी छाया रखता है। मतलब ये दीवार तो कभी गर्म होने ही नहीं देता, ये वाली दीवार सामने वाली। और यदि आप किसी पेड़ के नीचे जीवन बिताएं या उस पेड़ के साथ पेड़ का सानिध्य आपको मिले, तो आपको समझ में आएगा कि एक अकेला पेड़ कम से कम 20-25 जो 2 टन के एसी जो कूलिंग देंगे ना, उतनी कूलिंग एक अकेला पेड़ देता है। आप लिटरली यू कैन फील द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। आप बाहर से घूम के आइए गर्मियों के दिनों में, दिन में आप इसके नीचे खड़े हुए, अचानक आपको लगेगा कि आप एकदम ठंडी जगह में आ गए। इतनी ठंडक छोड़ता है ये हवा में। और मैं ये जो बंसवार है जिसकी मैं स्टोरी सुनाऊँ, ये पिछली बार हमने कटवा दी थी 2-3 साल पहले, पर वो नेचर है, वो तो फिर उग के आ गई। जब हमने ये बंसवार कटवा दी, इधर वाली भी कटवा दी और इधर वाली भी कटवा दी थी, तो फिर अचानक मैंने एक दिन महसूस किया कि मैंने कहा बर्ड पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है हमारे घर की। तो एक बुजुर्ग आए तो उन्होंने कहा कि वो बंसवार जो आप लोगों ने कटवा दी, अब आपने तो बेचारे पक्षियों का तो घर ही उजाड़ दिया। तो हमें महसूस हुआ कि यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो फिर हमने जो है फिर कसम खाई, भैया आज के बाद ये बंसवार नहीं उजाड़नी, ये बांस और ये जो भी, जैसे अभी आप ये वाली जो आप लताएं देख रहे हैं, ये आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा जगह घेरती है, या मैंने कहा नहीं भैया, इन लताओं के अंदर चिड़ियों ने अपने हजारों घोंसले बना रखे। अच्छा, ये चिड़िया अपने घोंसले क्यों छुपा के बनाते हैं? क्योंकि जो कौवे वगैरह होते हैं ना और दूसरे पक्षी होते हैं, उनके अंडे खा जाते हैं। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मज़ेदार एक दृश्य हमें अक्सर देखने को मिलता है, तकरीबन रोज देखने को मिलता है। जहां पर भी बहुत सारी चिड़िया चे 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 कर रही हों, तो हम लोग तुरंत समझ जाते हैं कि कोई सांप है, क्योंकि इन एरियाज में सांप भी बहुत रहते हैं। और हमने तो सांपों के साथ को एग्जिस्ट करना सीख लिया है। सांप हमारे ऐसे, अभी भी 10 मिनट पहले मैंने जब तक वो, मैंने सोचा कि आपको शूट करके दिखाऊंगा, वो निकल गया, सामने से जा रहा था और मुझे कैसे दिखा, मेरा ध्यान क्यों गया, मैं एक वीडियो बना रहा था। तो जहां चिड़िया बहुत ज्यादा बोल रही हैं, इसका मतलब वहां सांप है। तो मेरे सामने बहुत ज्यादा चिड़िया अचानक बोलने लग गई, तो मैंने ध्यान से देखा, तो सांप महोदय जो वो, अच्छा यहाँ चूंकि बगल में तालाब है तो पानी वाले सांप बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ। हालांकि यहाँ किंग कोबरास भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। हमारे यहाँ 2 वैरायटी सांप की पाई जाती है, क्रैत, जैसे आई थिंक वाइपर बोलते हैं क्रैत को, इंडियन क्रैत, और जो गेहूं सांप जिसको वो फन वाला जो होता है किंग कोबरा। यहाँ 2 सांप पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स की भी सैकड़ों प्रजातियाँ। अभी कल परसों की बात है, हमारे घर में सामने एक बोरी के नीचे एक हमने सांप देखा, तो मेरे बेटे ने उसको डंडे से ऐसे साइड किया, तो वो वहीं गुठली मार के बैठ गया। तो हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ये वो भागने वाला सांप नहीं है।
वो गए, वो जाए ही ना, वो वहीं बैठा रहा। तो हमने कहा अच्छा, फिर मेरे बेटे ने बताया उसको, गूगल पे सर्च किया उसकी फ़ोटो खींच के, तो वो अजगर का बच्चा था और वो बहुत ज़्यादा भागने वाले, वो एक्टिव नहीं होते, वो आराम से वहीं बैठा रहा। फिर हमने उसको डंडे से उठा के थोड़ा साइड में घास में कर दिया। और हमारे यहाँ जो भी आता है बोलते हैं भैया इन पक्षियों के साथ, इन वन्य जीवों के साथ और स्पेशली स्नेक्स के साथ को एग्जिस्ट करना सीखिए। वो हमारे दुश्मन नहीं होते, उनको भी इस पृथ्वी पर जीने का उतना ही अधिकार है जितना हमें है। ये पृथ्वी उनकी भी उतनी ही है जितनी हमारी है, इसलिए उनको भी जीने दो। हम तो खैर सारी पृथ्वी पे मनुष्य ने कब्जा तो कर ही लिया है, पर यहां पर रह के एक बात समझ में आती है, बर्ड्स, पक्षियों के साथ जीवन बिताना मतलब कितना आनंददायी होता है। आपने अक्सर, जब भी मैं गांव में होता हूं, मेरी वीडियो में आपने बैकग्राउंड में पक्षियों की चहचहाहट सुनी होगी। अच्छा, इनका भी ना एक स्पेसिफिक टाइम होता है ज़्यादा चंचल होने का, चिल्लाने का। अच्छा, दिन में ये पक्षी रेस्ट भी करते हैं। दिन में करीब 1-1:30 बजे का, 1-2 बजे के आसपास का एक पीरियड ऐसा होता है जब एकदम शांति होती है, तब नहीं बोलते बिल्कुल। सुबह शाम इनका कलरव सुनाई देता है। दिन में ये भी रेस्ट करते हैं। इसलिए वी हैव मेड अ रूल कि दिन के समय, चूंकि पक्षी सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, इसलिए बहुत तेजी से ऊंची आवाज़ में बोलना नहीं है, बहुत तेज म्यूजिक नहीं चलाना, बहुत ज़्यादा शोर नहीं करना। लेट देम स्लीप यार, दे आर स्लीपिंग। और दूसरी एक चीज़, गांव में रह के देखिए। अच्छा, गांव में भी अब तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है ना। जो ट्रेडिशनली गांव, जो अंदर वाला गांव है, उसमें तो एकदम सटे हुए घर है, बिल्कुल 1 इंच ज़मीन नहीं है किसी के पास, क्योंकि घरों में बंटवारे होते रहते हैं ना। तो गांव के अंदर छोटा सा घर था, उसी में 4 लोग, अब 4 फैमिली रह रही हैं, तो जगह की कमी होती है। पर हमारा चूँकि बहुत बड़ा, काफ़ी कम से कम ये 2-3 हज़ार गज का प्लॉट है, इसलिए हमने हमारे इस पूरे कैंपस में कम से कम 25-30 पेड़ होंगे। तो पक्षियों के साथ, उनके साथ कोएग्जिस्ट करने में, और पक्षियों की चहचहाहट, उनका जो म्यूज़िक है, हमारे जहाँ मैं सुबह बैठता हूँ उसके ठीक सामने बोगनविलिया की एक वो है, एक प्लांट है। बहुत से लोगों ने कहा कि इसकी ना आप छटाई किया करें। जब आप इसकी अगर प्रूनिंग करेंगे, इसकी अनावश्यक जो झाड़ियाँ हैं उसको अगर आप प्रून कर देंगे तो इसमें फूल ज़्यादा आएंगे। मैंने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए फूल। मैंने कहा उसके अंदर बहुत ज़्यादा, जब वो घनी झाड़ियाँ हो जाती हैं तो उसमें पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। जो छोटी वाली, एकदम छोटी वाली एक होती है ना, जो कि फूलों का पराग चूसती है, एकदम छोटी सी, इतनी सी चिड़िया होती है, उसमें वो चिड़िया 5-6 किस्म की अलग अलग, वो बहुत वहाँ पे मंडराती रहती है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, पक्षियों में जो रोमांस, कोर्टशिप इनकी इतनी ज़बरदस्त होती है। एक तो पक्षी आपको हमेशा जोड़ा मिलेगा, कभी भी अकेली चिड़िया नहीं मिलेगी आपको, हमेशा पेयर होता है। जब भी मुझे एक चिड़िया दिखाई देती है तो मैं तुरंत ढूंढता हूँ अगल बगल कि इसका जोड़ीदार कहाँ है, तो वो थोड़ी देर में आ जाएगा। 2 मिलके एक घोंसला मेंटेन करते हैं। आज से करीब 30-35 साल पुरानी बात, मैं वाराणसी के रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे खड़ा था, तो वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त बुक शॉप हुआ करती थी। तो वहाँ से मुझे नेशनल बुक ट्रस्ट की एक बुक दिख गई, बर्ड्स। वो सलीम अली साहब हुए हैं, बहुत बड़े वो चिड़िया विशेषज्ञ हुए हैं, उनकी एक किताब थी सलीम अली साहब की, वो मेरे पास थी, अभी भी है। वो मुझे दिख गई, तो मुझे नई नई किताबें पढ़ने का शौक़ था, तो मैंने वो बर्ड्स वाली किताब खरीद ली। फिर वो पढ़ी,
तो वहाँ से मुझे बर्ड्स के बारे में जानने का मौका मिला, जो हमारी कॉमन इंडियन बर्ड्स हैं, उनके नाम, उनके फीचर्स, उनके बारे में सब कुछ पढ़ा। तो फिर मुझे यहाँ पे महापुर में रहते हुए बर्ड वॉचिंग का शौक़ नेचुरली पैदा हो गया उस किताब को पढ़ने की वजह से। फिर मैं ढूंढता था, उन दिनों गूगल नहीं था, फिर भी जब भी मुझे कोई नई चिड़िया दिखती थी फिर मैं उसको ढूंढता था कि इसका नाम क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं। तो उसी दौरान मैंने बुलबुल को वॉच करना, बर्ड वॉचिंग मैंने वहाँ से सीखी। तो मैंने बुलबुल को वॉच करना शुरू किया। तो मैंने देखा कि महापुर में जो बुलबुल की ब्रीड है वो अलग है, पंजाब में अलग है। अभी मैं मनाली था तो वहाँ की बुलबुल की ब्रीड अलग है। तो मैं तो बुलबुल की ब्रीड से डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। तो मैंने पढ़ा शायद बुलबुल की जो है पूरे वर्ल्ड में 200 से ज़्यादा ब्रीड्स हैं। अरब में भी पाई जाती है बुलबुल, रेगिस्तान में। तो बुलबुल की 200 ब्रीड्स हैं। उसी तरह जो तोते होते हैं इनकी अलग ब्रीड्स होती हैं। तो आप इन बर्ड्स को अगर वॉच करिए तो आपको इनका रोमांस, इस धरती पे द मोस्ट रोमांटिक जीव अगर कोई है तो ये बर्ड्स है। अच्छा, ये एक दूसरे से कभी भी ज़्यादा दूर नहीं जाते। मैंने ये भी वॉच किया है, जो छोटे वाले बर्ड्स होती हैं वो मैक्सिमम एक दूसरे से जो डिस्टेंस वो होगी वो 10 मीटर ज़्यादा। जैसे इस पेड़ से बहुत करेंगी तो बगल वाले पेड़ पे चली जाएंगी, पर तुरंत फिर फुदक के वापस आएंगी। एक और मैंने बड़ा ज़बरदस्त बर्ड्स का बिहेवियर वॉच किया कि कई बार ये कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं बहुत उमंग में आसमान में उड़ जाती है, सारा पूरा फ्लॉक, झुंड का झुंड, और अलग अलग फॉर्मेशन बना के बहुत देर तक ऐसे मस्ती करते हुए उड़ते रहेंगे, बहुत देर तक उड़ते रहेंगे। एक और बड़ा ज़बरदस्त मैं आपको बिहेवियर बताता हूँ बर्ड्स का। बुलबुल जो है, बुलबुल नहीं, कोयल जो होती है वो जीवन में कभी भी धरती पे पैर नहीं रखती। आपको पता है इस बात का? यस, द कोयल नेवर लैंड्स ऑन अर्थ। वो हमेशा पेड़ पे ही रहती है। आप कभी भी किसी कोयल को जमीन पे उतरते हुए नहीं देखे। अच्छा, वो जो कहानी है ना कि कोयल जो है वो कौवे का अंडा गिरा के उसमें अपने अंडे रख देती है, वो एकदम ट्रू स्टोरी है। मैंने यहाँ इसी पेड़ पे एक बार एक कौवे को एक कोयल से झगड़ा करते हुए देखा है। तो मेरे फादर उन दोनों जीवित थे, वो बताते थे कि ये देखो वो कौवे जो है उस कोयल को मार रहे हैं क्योंकि उसने जो है जब इस कौवे का अंडा फेंका होगा ना, घोंसले से उसका अंडा फेंक देती है और अपना अंडा वहाँ रख देती है। कहते हैं जब इसने कौवे का अंडा जब गिराया होगा तो कौवे ने देख लिया, अब वो उसको झगड़ा कर रहा है, उसको उससे मारपीट कर रहे हैं। तो बड़ा मज़ेदार जीवन है। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था आपको अपना ये जो छोटी सी हमारी जो ये बगिया है ये दिखाऊंगा। और इसको हमने ना, डोंट डिस्टर्ब द नेचर। बहुत ज़्यादा आप खूबसूरती मेंटेन कर लगेंगे, पेड़ पौधों से जब छेड़छाड़ करेंगे, नेचर को अपने हिसाब से पलने दीजिए, अपने हिसाब से पनपने दीजिए। जैसे ये जो लताएं हैं ये अभी हैं, थोड़े दिन में अपने आप सूख जाएंगे, अगले सीजन में फिर से नई वनस्पतियां उगेंगी। नेचर से ज़्यादा छेड़छाड़ मत करिए क्योंकि ये अपने नेचुरल रूप में ही पक्षियों के लिए या पशुओं के लिए वो। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और बताऊं, ये जो पीछे जो तालाब है, इसकी वजह से तालाब के अंदर रहने वाले जो नेचुरल पक्षी होते हैं पानी वाले, वो भी यहाँ बहुत आते हैं। तो सब ये था आज का एपिसोड। अब हम स्लो ज़िंदगी में रेगुलर वीडियोस बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर किसी नए टॉपिक के साथ फिर से स्लो ज़िंदगी में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय जय श्री राम।